राम राम है दोस्तों। सबसे पहले तो भाई जो आज खटखट टोल पर अपना जो किसान शहीद हुआ सतपाल, उसको भाई विनम्र श्रद्धांजलि। और जो खटखट टोल कमेटी ने फैसला किया, एसडीएम को जो ज्ञापन सौंपा है कि भाई उसके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और परिवार में से एक बंदे को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। और एसडीएम साहब ने भी आश्वासन दिया है कि मैं सरकार के पास यह आपकी मांग है जो उसको पहुंचा दूंगा। चलो भाई देखो, जो होना है होने को तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन फिर भी खटखट टोल कमेटी ने बहुत अच्छा फैसला किया है। उसके बाद भाई आते हैं अपने भाई जो अजय कमांडो के ऊपर जो केस चल रहा था, उसको रोक दिया गया है। भाई शेफ है, उसकी नौकरी भी शेफ है। तो उसके लिए कुछ एक भाइयों के सुनने में आया था, भाई लोग जो फंडिंग वगैरह कर रहे हैं, भाई पैसा इकट्ठा, ऐसा कुछ भी ना करें दोस्तों, किसी के लिए भी ना करें। ये फंडिंग जो करते हो ना आप लोग, पैसा इकट्ठा करते हो, ऐसी कोई बात होगी ना तो सभी को बता दिया जाएगा भाई ये सब करना है। ऐसा कुछ भी ना करना दोस्तों, कोई भी मत करना। जितने भी भाई जुड़ रहे हैं, 30-40 जितने भाई हैं, शेयर करना है भाई, शेयर टू ग्रुप करना, वो आपकी मर्जी है। मर्जी तो क्या है, करना है तो शेयर करना है भाई, ठीक है, शेयर ज़रूर करना। लेकिन कुछ भाई बोलते हैं जिनको दिक्कत हो जाती है ना कि भाई शेयर करना ना करना बोल के आदमी शेयर तो बोल ही देता। शेयर करो भाई, जो भी भाई जुड़ रहा है। आ रहे हैं भाई, बॉर्डर पे ही आ रहे हैं, अभी वापस बॉर्डर पे ही मिला करेंगे। एक दूसरी चीज़ भाई जो लिखा था मैंने, घने भाई पूछ रहे थे भाई ऐसा क्या कर दिया बॉर्डर पे, ऐसा क्या होगा जो आप ऐसा लिख रहे हो। ऐसा भाई कोई भी है, उसमें शामिल हम भी हैं भाई, सोशल मीडिया पे बोलते हैं या कहीं पर कुछ काम करते हैं, अच्छी चीज़ है भाई अगर आपको 4 लोग आदमी जानते हैं। लेकिन अगर उसमें आप कुछ ऐसा बोलते हो कि भाई नेताओं पे इल्ज़ाम लगाना एक अलग चीज़ होती है और सवाल करना एक अलग चीज़ होती है। सवाल कर सकते हैं हम, हमारा कोई भी नेता, चाहे किसान नेता है या और दूसरे नेता है, सवाल करने का अधिकार सबको है, इल्ज़ाम लगाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और ख़ास करके नेताओं के साथ साथ जो आर्मी वालों पर भी इल्ज़ाम लगाते हैं ना, वो थोड़ा संभल जाओ, कहीं ऐसा ना हो राजनीति के चक्कर में आप और कुछ लेकर बैठ जाओ। सीधा सीधा चाहे इसको चेतावनी समझो या सलाह समझो, ये उन लोगों की मर्जी है जो कि किसान नेताओं को भी और आर्मी वालों को भी दलाल बोल रहे हैं। उनके लिए सीधी सीधी चेतावनी ही है, सलाह तो ये लोग मानते नहीं। क्यों, इनको क्या है, कीड़ा काटने लग जाता है, तुम ये कर लोगे तुम फेमस हो जाओगे, ऐसा किसी को बोल के, गलत बोल के। अगर आप किसी को गलत बोल के, किसी के बारे में अनाप शनाप बोल के फेमस होना चाहते हो तो आपकी सोच बहुत ही घटिया और निम्न दर्जे की सोच है आपकी। इस सोच पर जितनी जल्दी काबू कर लोगे ना, उतना ही अच्छा रहेगा। किसी के लिए भी अपने आप से कोई राय बना लेना या अपने आप से ये सोच लेना हाँ वो तो इतना ही खराब होगा, इसका मतलब आपकी सोच बिल्कुल घटिया दर्जे की हो चुकी है। आपको ये चीज़ छोड़ देनी चाहिए, सोशल मीडिया पर लिखना बोलना सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सवाल करना एक अलग चीज़ आ जाती है और किसी के बारे में राय बना के कुछ भी अनाप शनाप लिख देना बिल्कुल अलग होता है। इन चीज़ों को जब आप समझोगे ना, आपकी समझ में आ जाएगा। ना तो किसी का नाम लेके, पर्सनल नाम लेके हम बोलते, हाँ जब दिक्कत आती है भाई ठीक है इसका नाम लेना है, बिल्कुल नाम लेके बोलते हैं कि भाई ये अच्छा कर रहा है ये ख़राब कर रहा है, सीधा नाम लेके बोलते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कहीं पर भी कोई समस्या नहीं नाम लेने में। मैंने एक पोस्ट डाली थी भाई, बेबाक हरियाणा बेखो हरियाणा चैनल आगे आया है उसके भाई अजय कमांडो के लिए। उस लड़के ने ये लिखा था भाई कोई भी भाई अजय कमांडो के लिए वीडियो बनाता है, सिंपत्ति वाला वीडियो बनाता है, मेरे को देना, मैं अपने चैनल पर चलाऊंगा भाई। और किसी चैनल ने क्या बोला था ऐसा, उस चैनल ने बोला तो हमने लिख दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर बड़ा इशू बनाओगे। नंबर 1 चीज़, जो 40 अगवा बनाए हैं उन पर भरोसा है और भरोसा लास्ट तक रहेगा। रही बात दूसरी, उनसे सवाल करने वाली, सवाल बिल्कुल करेंगे। राम राम साहब, बिल्कुल सवाल किए जाएंगे मेरे भाई, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को भी। सवाल सभी से किए जाते हैं। जब अगर हम सरकार से सवाल कर रहे हैं, जो हमारे अगवा हैं उनसे सवाल करने में हमारे को क्या दिक्कत है भाई, सवाल तो हम उनसे भी करेंगे। ये कहाँ से आगे कि सवाल करने को आप ये बोल दो कि इससे आंदोलन टूट जाएगा, विरोध हो जाएगा। नहीं, सवाल करना अलग चीज़ है, इल्ज़ाम लगाना अलग चीज़ है। इल्ज़ाम तो बीजेपी भाई लगी हुई है, अपने जो आरएसएस वाले वो लगे हुए हैं। अगर आप देखो ना छोटी छोटी चीज़ें, जो अभी एक केस उठा हुआ है कि एक लड़के के साथ ऐसे कर दिया, उसने तो सिर्फ तिरंगे का वो किया, तिरंगा दिखाया था उसके साथ वो हो गया। उस भाई की प्रोफाइल चेक करो, आरएसएस का बंदा है वो। क्या एक चीज़ बताओ मेरे को, अपने देश के अंदर आरएसएस का होना मतलब राष्ट्रभक्त होना है। अभी एक छोटा सा केस आया आपके सामने, 18.5 करोड़ की जो ज़मीन वाला है, 16 करोड़ का घोटाला है, जो 16.5 करोड़ का घोटाला। आप इतने से छोटे से घोटाले के ऊपर इतना बवाल मचा रहे हो, लोग 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ रुपया लेके भाग गए, उन पर तो आपने इतना बवाल नहीं मचाया। अगर पहले से उन पर इतना बवाल मचा लेते, ये सब इनका प्लांटेड ड्रामा है।
छोटी छोटी चीजें लाते हैं, आपको उनमें उलझा देते हैं। आपका ध्यान होना चाहिए अपने आंदोलन पर। यूपी वालों का ध्यान आंदोलन पर भी होना चाहिए और अपने चुनाव पर भी होना चाहिए। सीधी बात है ये। और जो बोल रहे हैं कि यूपी वाले नहीं हैं, अभी उनका काम खत्म हो गया है। 18 जून को आप गाजीपुर बॉर्डर पे जाना और वहां पर भीड़ देखना, आपको कितनी भीड़ मिलेगी। भीड़ देखना जाके, आपको पता लग जाएगा यूपी आंदोलन के अंदर है या नहीं है। उसके अंदर कोई ये कहे कि ये भीड़ मैं लेके आया हूं, नहीं, कहीं पर भी कोई भी एक भीड़ कोई पर्सनल आदमी लेके नहीं आया है। ये जितने भी लोग आ रहे हैं ना, अपने सच्चे दिल से, अपनी भावना से, अपनी श्रद्धा से आ रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। कोई इनको लेके नहीं आ रहा। कदे कोई कह देना भाई मैं लेके आया हूं या मैंने ये किया, मैंने भीड़ इकट्ठी की है। कोई एक अकेला कोई भीड़ इकट्ठी नहीं कर सकता। जब तक अगलों के मन में श्रद्धा नहीं होगी, भावना नहीं होगी, तब तक कोई नहीं आता भाई। इनके अंदर भावना है, श्रद्धा है इस आंदोलन के लिए। और सीधी बात है, जो जिस उद्देश्य से ये आंदोलन शुरू हुआ था, तीनों काले कानून रद्द, एमएसपी गारंटी कानून, ये ही हमारी लड़ाई रहेगी लास्ट तक। कुछ भाई बोले कि इसमें ये जोड़ देना चाहिए, वो जोड़ देना चाहिए। हम भी बोलते हैं चीजें, अरे ये जोड़ना बाद में कर लेना। सबसे पहले पूरी दुनिया की नजर इस चीज के ऊपर है। ये बीजेपी वाले प्रचारित करते हैं कि जो एक बार नरेंद्र मोदी ने फैसला ले लिया उसको बदल ही नहीं करता। सबको पता है घुटने टिके हुए हैं पूरी सरकार के घुटने टिके हुए हैं। और हम अपनी लड़ाई बिल्कुल जीतते हुए हैं। हम कहां पे जीत गए थे? पहली जीत हमारी, एक छोटे से बच्चे को भी सवाल करना आ गया सरकार से। छोटे बच्चे, 2-2 साल के बच्चे भी जेल जाने से नहीं डरते। ये इस आंदोलन की देन है। छोटे छोटे बच्चे भी सरकार से सीधा सवाल करते हैं, ये इस आंदोलन की देन है। सभी लोग अपने हक की आवाज उठाना सीख गए, ये इस आंदोलन की जीत है। जीतते हैं ये वो जीत है जो आज तक कोई नहीं कर पाया था। इतने अत्याचार हो रहे थे, रेलवे बेच दिया, रेलवे वालों ने किया कुछ, जेबीटी टीचरों को निकाला, उन्होंने किया कुछ, बैठे रहे, कोई फर्क पड़ा है सरकार को? इस सरकार को असली फर्क इस आंदोलन से पड़ रहा है। ये बात आप चाहे मानो या मत मानो, लेकिन हम मानते हैं इस आंदोलन ने इतना बड़ा बदलाव लाया इस देश के अंदर, इतना बड़ा बदलाव कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सभी सवाल करना सीख गए सरकार से। कोई भी नेता हो, कहीं का भी, किसी भी पार्टी का हो, सवाल करना सीख गए सभी कि आपने आज तक क्या किया है। ये जीत है इस आंदोलन की। ये जीत सदियों तक याद रखी जाएगी कि इस आंदोलन ने हमारे को इतनी बड़ी जीत दी है जी कोई बात नहीं। जब हम अपने खुद के किसान नेताओं से ही सवाल कर लेते हैं, ये भी इस आंदोलन की देन है ये इस आंदोलन की कि हमारे को सवाल करने आगे। शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं खत्म कर दी, रोजगार इन्होंने खत्म कर दिए, बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, हर चीज के ऊपर इन्होंने अंकुश लगा दिया। अगर आप सोचते हो कि ये तीनों कानून सिर्फ किसानों के लिए हैं, जो सामान खरीदने वाले हैं, जो महिलाएं घरेलू रसोई का काम करती हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। रोजगार वाले 41.9% रोजगार कृषि पर आधारित हैं। 41.9% रोजगार, ध्यान दे लेना। जो हमारा डीए फौजियों का डीए 1 साल से रोक क्या हुआ है, वो इसी कारण से रोक क्या हुआ है। अगर ये बिल लागू हो गए ना, परमानेंट डीए रुक जाएगा हमारा। जितने आर्मी वाले हैं सबका परमानेंट डीए रुक जाएगा। रोजगार भत्ता है वो रुक जाएगा। इन्होंने हर चीज को खत्म कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया, शिक्षा खत्म कर दी, स्वास्थ्य खत्म कर दिया। और क्या समस्याएं होती हैं देश के अंदर, हर समस्या की जड़ कहां पे है? अगर ये आंदोलन, ध्यान रख लेना इस चीज का, अगर इस आंदोलन में थोड़ी भी उक चुक होगी ना, अभी तो हम रो रहे हैं, इस महंगाई को रो रहे हैं, डीए को रो रहे हैं, नौकरियों को रो रहे हैं, शिक्षा को रो रहे हैं, फिर रोने के लायक भी नहीं बचेंगे। ये अपने दिमाग में बिठा लेना, रोने के लायक भी नहीं बचेगा कोई। और ना ही ये सरकार छोड़ेगी, छोड़े भी नहीं गए सरकार। अगर छोड़ दे तो इस चीज की गारंटी है। ये एक एक करके मार रहे थे सभी को, नौकरियों वालों को नौकरियों से निकाल रहे थे, नौकरी के डर से वो नहीं बोल रहे थे। उद्योगपति है या कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन को उसके ऊपर प्रेशर दे देते, तेरा बिजनेस खत्म कर देंगे, वो नहीं बोलेगा। चौधरी अजीत सिंह ने एक बार बोला था ना कि ये बिजनेस वाले करने वालों को डरा सकते हैं, नौकरी वालों को डरा सकते हैं। अगर ये किसी को नहीं डरा सकते तो वो है किसान। किसान को ये किसी कीमत पर नहीं डरा सकते और ना ही दबा सकते। क्यों? क्योंकि किसान तो आत्मनिर्भर है, पहले से ही आत्मनिर्भर है। अब जब इनके सामने किसान खड़ा हो गया, इनकी समझ में ही नहीं आया अब इनको करना क्या है, करना क्या है। जो ये सब कुछ बेचते आ रहे थे ना, और फिर आके किसान से टकराए, असली जगह पे आके टकरा गए। अभी ये सरकार क्या, आने वाली सरकार भी डरेगी किसानों से। आगे आने वाली कोई भी सरकार होगी ना, उसके अंदर भी भय का माहौल होगा कि किसानों को मत छेड़ देना, नहीं तो ना बहुत कुछ हो जाएगा। और एक चीज का आप ध्यान ले लेना, ध्यान में बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना, आगे कोई भी लड़ाई होगी ना, उसको किसान ही लड़ेंगे, किसान लड़ेंगे। इस चीज को आप दिमाग में बिठा लेना।
क्यों? क्योंकि सबको पता है नौकरी वाला अपनी नौकरी से डरता है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस ना डूब जाए इससे डरता है, हर आदमी डरता है। नहीं डरता तो वो किसान है। तो फिर इसी किसान को आप क्यों नहीं संसद में बिठाते, ताकि आपके हकूक की हर चीज़ की लड़ाई लड़ सके? ये किसान ही लड़ सकता है। आप अब ये देखना आप लोगों को है कि आपने हकों के लिए कौन लड़ रहा था और कौन नहीं लड़ रहा था, ये देखना आप लोगों को है। आप संसद में उसको बिठाइए जो आपके मुद्दों की आवाज़, आपके हक की आवाज़ के लिए लड़े, हक के लिए लड़े। उसको संसद में बैठाना जिस दिन आप सीख जाओगे ना, आपको कभी ना तो आंदोलन करना पड़ेगा ना ही कुछ करना पड़ेगा। आपकी हक की लड़ाई संसद में बैठ के आपका वो किसानों का बच्चा लड़ेगा, वो बच्चा लड़ेगा। और कोई सोच रहे होगे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही पहचान कर रहे हैं इसमें कौन है जो हक की लड़ाई लड़ सकता है संसद में जाके। हमने कोई चुनाव नहीं लड़ना भाई, लेकिन जो लोग सच्चे लोग हैं ना, जो किसानों की लड़ाई लड़ सकते हैं, उनकी पहचान करना हमारा काम है। अपने आंदोलन में भी लगे हुए हैं, साथ के साथ ये भी पहचान कर रहे हैं कि हमारे हकों के लिए कौन लड़ सकता है संसद के अंदर, कौन खुल के लड़ाई लड़ सकता है हमारी। जब तक दादा छोटू राम ने बोला था ना, एक नज़र खेत पे और एक नज़र संसद पे रखो, वो इसलिए बोल रहा था कि संसद में कौन हमारी आवाज़ उठा रहा है और कौन नहीं उठा रहा है। लोग आते हैं गरीबी मिटा देंगे, गरीबी मिटा देंगे, लास्ट में गरीबों को मिटा देते हैं और खुद अमीर बन के बैठ जाते हैं, खुद अमीर बन के बैठ जाते हैं। शिक्षा आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा आगे बढ़ाएंगे, शिक्षा को ही खत्म कर देते हैं। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो झंडे उठाएगा इंडिया, इनका तो नारा है सीधा नारा है भाई इनका। अगर पढ़ोगे तो सवाल करना सीखोगे, अनपढ़ रहोगे तो नेताओं के झंडे उठाओगे। ये आपको सोचना है आपको किस चीज़ के लिए लड़ना है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, यही हमारी मेन समस्या है। इन्हीं चीज़ों को खत्म करते आ रहे हैं और इन्हीं चीज़ों की लड़ाई किसान आज सड़क पे बैठ के लड़ रहा है, इन्हीं चीज़ों की लड़ाई लड़ रहा है। जो किसी को नहीं समझ में आ रही हो ना, आपकी नौकरी के लिए, आपकी फसल के लिए, आपकी नस्ल के लिए, आपके आने वाली जिंदगी के लिए किसान लड़ रहा है रोड पर बैठ के, उसके साथ हो जाओ। और नेता, हमारा नेता हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों के साथ हैं हम। अगर हमारा नेता भी गलती करेगा तो उससे भी सवाल किया जाएगा, कोई भी हो, चाहे कोई एक नेता बनाओगे वहीं पर मार खा जाओगे, वहीं पर मार खा जाओगे, ध्यान कर लेना। जितने भी 100 सवा से भाई हैं, शेयर नहीं, शेयर टू ग्रुप करो भाई, बोलता लेकिन आप हर बार बोलेंगे शेयर करना है वीडियो को, जितना करना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई, ताकि सभी को पता लग जाए ये किसान कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे, कोई घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। हम आप रोड पे बैठ के 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग अपने बेटे पोतों के लिए लड़ रहे, तुम्हारी जिंदगी के लिए लड़ रहे, तुम्हारी आने वाली नस्लों और फसलों के लिए लड़ रहे हैं। वो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लोग बैठ के। उनका जितना सहयोग करोगे, जितना साथ दोगे, उतना ही आपको पुण्य मिलेगा। वो पुण्य है ना किसी मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं मिलेगा, वो पुण्य है ना आपको इन गरीबों का, इन मजदूरों का, इन किसानों का सहयोग जितना करोगे ना, आपको भगवान उतना ही ज़्यादा पुण्य देगा। ये दिमाग में बिठा लेना आप इस चीज़ को, दिमाग में बिठा लेना इस चीज़ को। जब तक आप इन चीज़ों को दिमाग में नहीं बिठाओगे, आपकी समझ में ही नहीं आता। फिर बीच में आ जाते हैं, क्या ये तीनों कृषि कानून, ऐसा क्या है इनके अंदर? 7 महीने हो गए भाई, जब आज तक आपको ये ही नहीं पता ये तीनों कानून कौन से हैं, तो उधर से पता लग जाता कि ये आदमी आया कहाँ से है। शुरुआत में 2 महीने तक सबको ना बिल्कुल खोल के बताया गया था ये तीनों कानून ये हैं। जो एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो ये लेके आए हैं ना, 10 साल के लिए लीज पर जो खेती को लेंगे, उसका सीधा सा सिंपल सी बात बताऊंगा। जो कॉन्ट्रैक्ट पर खेती को लेगा ना, वो जो बोलेगा वही बीज बोया जाएगा, वो जिस दुकान से बोलेगा उसी दुकान से खाद खरीदा जाएगा। अपने ही खेत के मालिक, अपने खेत के मजदूर बन कर रह जाओगे, सीधा सा ये है इसका जवाब। खुद आप अपनी जमीन के मालिक नहीं रहोगे, आप एक मजदूर हो जाओगे। आपको जो लीज पे लेने वाला है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेने वाला जो मालिक बनेगा, और 10 साल के बाद ना कोई किराएदार भी रहता है, लगातार 10 साल रह जाता है, उसका मालिकाना हक हो जाता है उस कमरे के ऊपर। इतना दिमाग में बिठा लो आप अपने में। जब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लगातार 10 साल तक है ना कोई नहीं रखता किसी को किराएदार, नहीं तो ना शहरों में जाकर पूछ कर देख लेना, क्योंकि उसका मालिकाना हक हो जाता है। वो बिजली का जो बिल भरता ना, तो इसीलिए 10 साल तक आपके इसको खेती को ना कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे और उसका मालिकाना हक हो जाएगा, वो मालिक हो जाएगा और आप नौकर बन के रह जाओगे अपने खेत के अंदर। सीधा सीधा सिंपल, और आपके दिमाग में ये चीज़ बिठा लेना। ये हैं ये लोग, और इनका दिमाग जो इन्होंने लगाया है ना, बहुत पहले से लगाया है। आप एक बात बताओ, जब किसी की शादी नहीं हुई है और उससे पूछते हैं कि आप अपने बेटे को कौन से स्कूल में कराओगे, तो अगला सीधा बोला तेरे दिमाग में फर्क तो नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई और मैं बच्चे को किस स्कूल में कराऊंगा। तो सीधी सी बात है, ये तीनों कानून तो अभी आए हैं ना, ये अंबानी अडानी के साइलों 2 साल पहले कैसे बन गए? सीधा जवाब है हमारा, 2 साल पहले कैसे इनके साइलों बन गए? इतने बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी के, इतने बड़े बड़े साइलों बन गए। तो सबको पता है ये तीनों कानून आए ना किसके कहने से आए हैं और किसके कहने से लागू हो रहे हैं।
इन लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं। खुद जो सरकार है ना, बीजेपी सरकार है, गारंटी है अगर इन्होंने इन कानूनों को पढ़ा भी होगा तो। और जो ये अंधभगत बनकर सवाल करते हैं ना, नहीं है तीनों कानूनों में कुछ भी काला, गारंटी ये भी है उन्होंने भी नहीं पढ़ा है। क्या ये इतने बड़े बड़े वकील हैं, डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे जज हैं, ये भी इनको भी बेवकूफ समझते हो आप 5वीं फेल जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, वो बोले इन कानूनों में कुछ नहीं हमने पढ़ा है। भाई तुम्हारे से ढंग से हिंदी नहीं पढ़ी जाती, तुम इंग्लिश में लिखे हुए कानून कहां से पढ़ लोगे? जो उन कानूनों में छुपा हुआ जो काला सच है ना, वो आप कहां से पढ़ लोगे? वो काला सच ये है कि ये 10 साल तक के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट पे लेंगे ना, ये मालिक बनना चाहते हैं हमारी जमीन के, और फिर जब ये हमारे को नौकर बना लेंगे ना, अभी ये क्यों दबते हैं? क्योंकि अभी हमारी जमीन के हम खुद मालिक हैं। आत्मनिर्भर होता किसान। इस पूरी दुनिया के अंदर है ना, एक ऐसी चीज वो है खेती, जिसके अंदर आत्मनिर्भर सिर्फ अकेला किसान होता है। पूरी दुनिया के अंदर नौकरी करने वाला आत्मनिर्भर नहीं होता, वो अपने मालिक का आदेश मानता है। बिजनेस करने वाला होता है, उसको कोई भी सरकार दबा सकती है, कोई भी सरकार कभी भी दबा सकती है कि अगर आपने ये नहीं किया तो आपका बिजनेस ठप कर दिया जाएगा। हर आदमी दब सकता है, लेकिन नहीं दब सकता तो वो एक किसान है। और किसान और मजदूर आपस में भाई भाई होते हैं। मजदूर को अगर ये फैक्ट्रियां रोजगार नहीं देंगे ना, अपने किसान के साथ मिलकर उसके खेत में काम करके कमा के खा सकता है। क्यों? क्योंकि किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ अपने मजदूर भाई का भी ख्याल रख सकता है। इसलिए ये सरकार जो ये कानून लेके आए ना, इनको पता था एक बार इनकी खेती को बर्बाद कर दो, इनकी कृषि का अपना छीन लो इनके हाथ से, फिर ये कभी आवाज नहीं उठा सकेंगे। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आया, अभी भी समझ में नहीं आया ना किसी के, तो बाद में कितने सवाल करते रहना भाई, आप लोगों की समझ में भी नहीं आएगा, कभी जिंदगी भर भी समझ में नहीं आएगा, ये भी गारंटी रहेगी। दोस्तों अभी भी समय है, और 18 जून को तो वहां गाजीपुर बॉर्डर पर फुल भीड़ हो ही जाएगी, दबा के भीड़ हो जाएगी। अपने शिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, हर बॉर्डर पे ज्यादा ज्यादा भाई पहुंचो। और जो 26 जून को बताएगा ना, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया जाएगा, वो ज्ञापन में अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लो। उसके अंदर आपकी और भी जो मांगे होंगी ना, वो भी रखी जाएंगी, राष्ट्रपति के नॉलेज में भी डाल दिया जाएगा। फिर देखते राष्ट्रपति क्या करता है, सभी को पता लग जाएगा फिर ये सरकार किसके हाथ में है। ये पूरी की पूरी सरकार अंबानी और अडानी के हाथ में है। इस सच को आप चाहे मानो चाहे मत मानो, अगर ये कल कानून रद्द होते हैं ना, तो परसों ये सरकार गिर जाएगी, परसों ही सरकार गिर जाएगी। सरकार के ऊपर प्रेशर अंबानी और अडानी का है, जो देश छोड़ के भाग चुके, लेकिन उनका प्रेशर अभी तक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने पैसा लगा के सरकार बनाई है। आप लोगों की वोट से सरकार नहीं बनी। अगर आप लोगों की वोट से सरकार बनती ना, तो 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। इस सरकार का अभी तक तो बहुत कुछ हो जाता। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये लोग झूठ बोल के कहीं ना कहीं पंगा करके, दंगा करके फिर राजनीति में आ जाते हैं, फिर राजनीति में आ जाते हैं। अपनी एकता को इतना मजबूत करो कि ये सरकार क्या, आने वाली सरकार भी आपकी एकता से डरेगी, आपकी एकता से डरेगी। शांतिपूर्वक बैठे रहो, अपना आंदोलन करते रहो, नजर रखो अभी 2022 का जो चुनाव है ना, ये चोट अगर इनका लग गई, यूपी वाली चोट अगर इनके लग गई ना, एक बार यूपी में चोट मार दो इनके, गारंटी है ये। अगर ये कहीं पर भी सांस निकाल दे, कहीं पर भी सांस निकाल दे आपके सामने, गारंटी होगी ये। ध्यान किसान आंदोलन पर, ध्यान यूपी चुनाव पर। 2022 के अंदर, 2022 के अंदर है ना, इनको रगड़ दो यूपी वाले भाइयों से, अपील है ये। उसी के लिए बता दिया भाई, थोड़ी से फेमस होने के लिए ना आप किसानों पर और जवानों पर है ना सवाल उठाना छोड़ दो। अगर आपको फेमस होना, आप अच्छा काम कीजिए, आप वैसे ही फेमस हो जाओगे। लेकिन किसी को गाली गलौज करके, किसी के बारे में अनाप शनाप लिख कर बोल कर आप फेमस होना चाहते हो ना, आपकी सोच पहले ही गिरी हुई है। गिरी हुई सोच का आदमी कभी फेमस नहीं हो सकता, ये अपना बता देते हैं हम भाई। अगर वो फेमस हो भी जाएगा ना, उसको लाखों फॉलोअर हो जाएंगे, वो सब गाली देने वाले बनेंगे, सब गाली गाली देंगे उसको। नहीं तो आप उसका वीडियो कहीं पर भी जाकर देख लो, कितनी गालियां मिल रही होंगी उनको। उसने बोल तो दिया, किसान नेता जो उनको और जवानों को दलाल शब्द बोले है ना उसने, उसको कितना बढ़िया प्रसाद मिल रहा है, जाके देख लो। क्या जिंदगी है यार, वो जो गालियां खाता आदमी, गाली खाने वाले की कोई जिंदगी नहीं होती। सभी से अपील है, विशेष करके यूपी वाले भाइयों से अपील है भाई, 2022 में ध्यान रखना, रगड़ना है सरकार को पूरे उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मानता हूं बिल्कुल दिलो जान से उठा हुआ है, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे यूपी को खड़ा होकर जवाब देना भाई। इनको ना ये 300 वाला जो बोलते ना, 300 3 से भी नीचे ला के दिखा दो एक बार। क्यों? क्योंकि यूपी ही बताता है हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये ताकत उत्तर प्रदेश के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर ये ताकत है। और उत्तर प्रदेश वाले भाई अभी पूरे जागरूक हैं, जमीनी स्तर पर भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। लेकिन उस ताकत को ना अमली जामा पहनाना आप लोगों को 2022 के अंदर। बस दोस्तों इतना है, ज़्यादा लंबा करते नहीं वीडियो को। राम राम सभी भाइयों को, ध्यान रखना। और हाँ, आ रहे हैं भाई किसान नेता भी 2022 के चुनाव के लिए, यूपी के अंदर आ रहे हैं, आएंगे, वहीं पर अपनी सभाएं की जाएंगी। सरकार को चोट कैसे मारनी है ना, वो हमारे अगुवाओं को पता है, चोट कहाँ पे मारनी है।
बंगाल में लगी ना, अभी उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हो जाओ, यहाँ पर भी चोट लगेगी। राम राम भाई सभी भाइयों को, शेयर करना है, शेयर टू ग्रुप भी करना है। ये रहा दीपक फौजी के नाम से पेज, फ़ोन नंबर इसके ऊपर लिखा हुआ है 9518883630, कभी भी बात कर लेना। अभी भी अगर किसी की समझ में नहीं आए तीनों कानून क्या हैं तो भाई समझ में भी नहीं आएगा, और समझ में आ गया तो रगड़ना मेरे भाई। हाँ, एकता को अपनी को कायम रखना, सवाल करना अच्छी बात है, इल्ज़ाम लगाना गलत बात है। इल्ज़ाम किसी पे नहीं लगाना, सवाल कभी भी करना, चाहे अपना किसान नेता हो चाहे किसी पार्टी का नेता हो, सवाल करने का आप सबका अधिकार है, लेकिन इल्ज़ाम नहीं लगाना किसी के ऊपर। सवाल करो, अच्छी बात है। राम राम भाई सभी को। दोबारा फिर बोलूँगा भाई, जो भी वीडियो होता है शेयर नहीं, शेयर टू ग्रुप करना, उसको हर ग्रुप में शेयर करना है, और जितना करना दबा के शेयर करना। आप अपने ग्रुप, अपनी आईडी के ऊपर, खासकर अपनी आईडी के ऊपर भी, ग्रुपों में भी, हर जगह पे शेयर करो भाई। राम राम भाई सभी भाइयों को।